आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति शीर्षक के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। मोर मुकुट। मोर मुकुट माने मोर के पंख से बने मुकुट। मोर के पंख से बने मुकुट की सरल है। चंद्रकनु। देखिए चंद्रकनु माने चंद्रिकाएं। अब चंद्रिकाएं क्या होती हैं जरा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये मोर का पंख है तो आपने देखा होगा कि जो मोर का पंख होता है यहाँ पर इस तरह से एक रचना होती है जो चंद्राकार होती है, चंद्रमा के आकार की होती है। तो इसी को हम लोग चंद्रकनु कहते हैं, चंद्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो चंद्रकनु माने चंद्रिकाएं। चलिए आगे देखिए। यौ। यौ माने इस प्रकार। यौ माने इस प्रकार। राजत। राजत माने सुशोभित हो रही हैं या शोभायमान हो रही हैं, दोनों होता है। जो आपको अच्छा लगे एक लेकर के व्याख्या कर सकते हैं। नंद। नंद। देखिए एक नंद का मतलब तो नंद बाबा और दूसरा का मतलब होता है पुत्र। तो नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, सीधे सीधे इसका मतलब श्री कृष्ण कहेंगे। ठीक है। मनु माने मानो। मनु माने मानो। शशि। देखिए शशि माने होता है चंद्रमा। शशि माने चंद्रमा। और शेखर माने सिर। शेखर माने सिर यानी शशि शेखर का मतलब है जिसके सिर पर चंद्रमा है। जिसके सिर पर चंद्रमा है अर्थात शंकर। तो हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इतने का मतलब शशि शेखर का मतलब हमको शंकर बोलना है बस। ठीक है, शंकर की सरल है। आकस। देखिए आकस का मतलब होता है जलन या प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब जो कृष्ण भगवान हैं वो शंकर जी से ज़्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं तो उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो आपको व्याख्या में पता चल जाएगा आकस। ठीक है। किए मतलब किया है। किया है या धारण किया है। किए मतलब धारण किया है। शेखर दूसरी बार आ रहा है, सिर होता है, यहाँ पर आ चुका है सिर। ठीक है। सत मतलब सैकड़ों। सत माने सैकड़ों। चंद माने चंद्रमा। चंद माने चंद्रमा। तो जब दोनों को एक साथ लेंगे सत चंद तो हो जाएगा सैकड़ों चंद्रमा। सैकड़ों चंद्रमा। ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। क्योंकि देखिए आपके बोर्ड के पेपर में संदर्भ आना ही आना है। कोई भी पद्यांश देगा उसका संदर्भ आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए। देखिए आप किसी भी कविता को पद्यांश कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि आप चाहें तो इस पद्यांश को आप दोहा भी कह सकते हैं। लेकिन पद्यांश की आदत डालने से हमारे लिए फ़ायदा ये रहेगा कि हम किसी भी पद्यांश का जब संदर्भ लिखेंगे तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा कि दोहा बोलें कि क्या बोलें, सीधे सीधे हम लोग पद्यांश कहेंगे। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध ग्रंथ
बिहारी सतसई से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, आप देखिए ये जो संदर्भ आपने लिखा, अब भक्ति के जितने भी पद्यांश होंगे आपकी किताब में 8 या 9 पद्यांश हैं, सभी के लिए संदर्भ एक ही रहेगा। प्रसंग बार बार बदल जाएगा। जब पद्यांश की विषय वस्तु बदलती है, बात बदलती है, तो प्रसंग बदल जाता है, लेकिन पूरे पाठ के लिए, भक्ति के पूरे पाठ के लिए संदर्भ वही रहेगा। तो संदर्भ हम लोगों ने लिख लिया। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, या आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में, जो आपको अच्छा लगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्रिकाओं की सुंदरता का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस दोहे की, या यूँ कहें कि इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद। कवि बिहारी जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि मोर के पंख से बने हुए, मोर यानी मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्राकार, अपने से जोड़ लीजिए, चंद्राकार चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के सिर पर, नंद नंद श्री कृष्ण के सिर पर यों इस प्रकार राजत सुशोभित हो रही हैं। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे करना सीख लीजिए। देखिए आप कैसे व्याख्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्राकार चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के सिर पर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो शंकर जी से, शशि शेखर की, इतने का मतलब हो गया शंकर जी से, शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, आकस प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने, अपने से जोड़ लीजिए, उन्होंने अपने सिर पर, शेखर अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को की मतलब धारण कर लिया है, चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से जल्दी सी व्याख्या बता देता हूँ। देखिए व्याख्या ही जान है, आपको व्याख्या हर हाल में सीखनी पड़ेगी। तो चलिए मैं जल्दी से बोल देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर, कहते हैं कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्राकार चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के सिर पर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो उन्होंने शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए व्याख्या तो हो गई। चलिए अब हम लोग पहले इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए ध्यान से इसका काव्य सौंदर्य देखिए। यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए चाहे आप काव्य सौंदर्य कह लीजिए, चाहे काव्य सौंदर्य के तत्व कह लीजिए, और चाहे काव्यगत सौंदर्य कह लीजिए, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। देखिए यदि रस की बात करें
तो इसमें श्रृंगार रस है। आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुकुट की चंद्रिकाओं के सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है। यदि छंद की बात करें तो ये दोहा छंद है। यदि आप दोहा छंद की परिभाषा जानते हैं, उसकी मात्रा गिनना जानते हैं, तो आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोहा छंद है। ठीक है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और उत्प्रेक्षा ये दो अलंकार हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि आपके काव्य सौंदर्य के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है कहाँ पर, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है मोर मुकुट, तो देखिए यहाँ पर भी पहले म आया है और यहाँ पर भी इस शब्द में म आया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले स आया है और यहाँ पर भी पहले स आया है। तो यहाँ पर म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पर स वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मनु शब्द आया है, तो देखिए जहाँ पर मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु ऐसे शब्द आए रहते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस शब्द से पता चल रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग भाषा की बात करें तो यह जो दोहा है यह ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है। शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है। तो ये काव्य सौंदर्य के तत्व थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि काव्य पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और आपको कैसे लिखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान से यहाँ से हमारी बात सुनिए, एक पद्यांश को समझ लीजिए, बाकी आपको करना ऐसे ही है। देखिए होगा क्या कि इस तरह से प्रश्न की सूचना रहेगी, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। और ये प्रश्न दूसरे नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर गद्यांश आता है, दूसरे पर काव्य आता है। ठीक है। तो दूसरे पर आएगा और लिखा रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और देखिए इस तरह से आपके पेपर में दो पद्यांश रहेंगे, उनमें से किसी एक का, दोनों नहीं करना होगा, किसी एक का आपको उत्तर लिखना होगा, हल करना होगा। और ध्यान रहे यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो दिया है, इसमें एक जो प्रश्न होगा वो 2 नंबर का रहेगा और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे, ये समझ लीजिए ज़रा सा। देखिए ये पद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। आपके बोर्ड के पेपर में 3 ही प्रश्न आएगा, 3 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य मालूम रहेगा, तो यहाँ पर जो 3 प्रश्न रहेंगे आप उनका उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है, क्या प्रश्न है जरा पढ़ लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैंने आपको संदर्भ बताया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं लिख के भी आपको बताऊंगा, आप सुन लीजिए एक बार। फिर कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मैंने जब आपको काव्य सौंदर्य बताया तो अलंकार भी होता है, आप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे अभी हम लोग देखेंगे। फिर अगला है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो भाई मैंने आपको व्याख्या तो 3-4 बार बताई, वही आपको लिखना है। तो लिखना कैसे ये हम लोग देखते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न की सूचना रहेगी, उसके नीचे 2 पद्यांश रहेंगे, पद्यांश के नीचे इसी तरह से 3 प्रश्न रहेंगे और किसी एक पद्यांश को आपको हल करना होगा, दोनों नहीं। और एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, इस तरह से ये 6 नंबर का रहता है। तो 6 नंबर बोर्ड के लिए बहुत होता है। चलिए अब लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा पेपर को। देखिए अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर आप दूसरा वाला करेंगे तो ठीक है, अगर अथवा वाला आप करेंगे, मान लीजिए पहला वाला नहीं आ रहा, अथवा आ रहा है, तो दूसरा डाल के बगल में अथवा लिख देंगे। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए जब प्रश्नोत्तर नंबर आप डाल देंगे तो उसके नीचे कम से कम 2 से 3 लाइन आपको छोड़नी है, इसको सटाना बिल्कुल नहीं है। एक उचित दूरी बना के ही आप उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल एक को दूसरे से सटाएंगे नहीं। तो पहले प्रश्न ने कहा था कि संदर्भ लिखिए, तो आप उत्तर डालेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है।
और संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए आप किताब का नाम, शीर्षक का नाम, कवि का नाम और जिस किताब से लिया गया है इन सभी को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा और काले रंग की पेन से लिख कर के हाईलाइट कर देंगे तो आपका उत्तर सुंदर दिखेगा। जितना सुंदर आप लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न हो गया, पहला वाला हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो पहला प्रश्न लिखने के बाद मैंने फिर 2 से 3 लाइन छोड़ दी है, ठीक है। आप भी कम से कम तो 2 लाइन छोड़िएगा ही, उसके बाद दूसरा डालिएगा। और दूसरा जो प्रश्न था ना, आपसे पूछ रहा था कि इसमें अलंकार कौन सा है। मुझे प्रश्न याद है तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे वाले में अलंकार पूछ रहा था। चलिए मैं दिखा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दूसरा कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो काव्य सौंदर्य में मैंने बताया था, आप लिखेंगे कैसे, देखिए आप उत्तर डालेंगे नंबरिंग करके और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मोर मुकुट। देखिए मोर मुकुट जहाँ पर आया रहेगा उसको लिखेंगे म और म। तो मोर मुकुट में म वर्ण की तथा शशि शेखर में स वर्ण की, जहाँ रहेगा ना उस चीज़ को भी दिखा दीजिएगा। वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। 2 बार आया है, एक ही बार लिखना है। अनुप्रास अलंकार है तथा साथ ही पद्यांश में मनु, मैंने बताया था ना, मनु शब्द आने के कारण इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलें, लेकिन आप तीसरा प्रश्न भी एक बार देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही सरल है, मैंने बताया है। आप करेंगे कैसे, देखिए तो क्या होगा। देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है। कहते हैं कि मोर के पंख से बने हुए मुकुट की चंद्राकार चंद्रिकाएं श्री कृष्ण के सिर पर इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो उन्होंने शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी पूरी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात ज़रूर समझ में आई